अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक और चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में आज हम इस चैप्टर में दी गई साइड इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल 17.1 है इस चैप्टर का वाहिद एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वो सॉल्व करेंगे। सो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में आज स्टार्ट करेंगे बुक की साइड इंफॉर्मेशंस को डिस्कस करना। सबसे पहली साइड इंफॉर्मेशन पेज नंबर 136 की है। फॉर योर इंफॉर्मेशन की हेडिंग है और क्रिस्टलाइन और ग्लासी या फिर एमॉर्फस या फिर लिक्विड सॉलिड्स के दरमियान में डिफरेंस दिखाया गया है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो भी एटम्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस बन रही हैं वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की तरह इस तरह से दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें किसी भी जगह के ऊपर अगर आप लूप को ऑब्जर्व करें तो कोई लूप दूसरी लूप से मैच करती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लासी या एमॉर्फस सॉलिड्स में कोई रेगुलरिटी या फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डर मौजूद नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन भी पेज 136 की ही है। क्या डिस्क्राइब किया गया है? फॉर योर इंफॉर्मेशन है और डिस्क्रिप्शन दी गई है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द एटॉमिक लेटिस ऑफ गोल्ड क्रिस्टल। सो गोल्ड क्रिस्टल में जहां जहां पे गोल्ड के एटम्स मौजूद हैं उनकी लोकेशन हम क्लियरली देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि वो एक रेगुलर ऑर्डर में मौजूद हैं। फिर है फॉर योर इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ अ पीवीसी मॉलिक्यूल। पीवीसी से क्या मुराद है? इससे मुराद है पॉली विनाइल क्लोराइड। इसमें विनाइल क्लोराइड का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये विनाइल क्लोराइड है और इसकी पॉलीमराइजेशन करवाने के बाद हमें पॉलीविनाइल क्लोराइड हासिल होता है, जिसमें सबसे पहले सबसे वीक बॉन्ड जो कि डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो ब्रेक डाउन होता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनता है लॉन्ग चेन की सूरत में। इसके बाद नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन पेज नंबर 139 के ऊपर दी गई है। क्या डिस्क्रिप्शन है? फॉर योर इंफॉर्मेशन देयर आर 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स एंड द रिजल्टेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जिसमें क्यूबिक सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम और ट्राइगोनल सिस्टम, रोम्बिक सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम्स वगैरह शामिल हैं। हम जरा ब्रीफली इन सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग लिखनी है 7 क्रिस्टल सिस्टम की। इसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स की। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्यूब की 3 साइड्स A, B और C आपस में इक्वल होती हैं। इसके अलावा इसमें बनने वाले 3 एंगल्स अल्फा, बीटा और गैमा ये भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इस तरह से बने हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्यूब बनेगी जिसकी ये साइड्स होंगी A, B और C, ये सब की सब आपस में इक्वल होंगी। इसके अलावा यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है, लेट से हम यहाँ पे बनने वाले एंगल को नाम दे देते हैं अल्फा का, उसके बाद यहाँ पे बनने वाले एंगल को नाम दे देते हैं बीटा का और यहाँ पे बनने वाले एंगल को हम गैमा का नाम दे देते हैं। ये सब के सब एंगल्स आपस में इक्वल हैं और इसके अलावा ये 90 डिग्री के इक्वल भी हैं। इसके अलावा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर कितनी टाइप की क्रिस्टल्स होती हैं? ये होती हैं सिंपल क्यूबिक, इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम्स। सो ये हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। सो ट्राइक्लिनिक सिस्टम में जो 3 साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, डिफरेंट लेंथ्स की होती हैं।
इसके अलावा इनके दरमियान में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा और गैमा, ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। इस क्रिस्टल को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये एक ट्राइक्लिनिक सिस्टम है जिसमें साइड्स ए, बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बनने वाला एंगल अल्फा, इधर बनने वाला एंगल बीटा और यहाँ पे बनने वाला एंगल गैमा, ये सब भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस सिस्टम के अंदर कितनी टाइप की क्रिस्टल्स मौजूद होती हैं? इसमें मौजूद होती हैं सिर्फ एक ही टाइप की क्रिस्टल्स जो कि सिंपल क्यूबिक कहलाती हैं। इन टाइप्स के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो टॉपिक क्रिस्टल लैटिस का था उसके अंडर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल की तरफ चलते हैं, ये है टेट्रागोनल सिस्टम। सो हेडिंग लिखते हैं टेट्रागोनल सिस्टम। इसमें क्रिस्टल की 3 साइड्स में से 2 साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, लेकिन थर्ड साइड उनके इक्वल नहीं होती, और तीनों एंगल्स अल्फा, बीटा और गैमा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। सो अब अगर हम इस तरह से एक क्रिस्टल ड्रॉ करें, सो अब यहाँ पे ए और बी साइड्स आपस में इक्वल हैं, लेकिन सी साइड इनके इक्वल नहीं है, जबकि यहाँ पे बनने वाले जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गैमा, ये आपस में इक्वल हैं और सबके सब 90 डिग्री के इक्वल भी हैं। इस क्रिस्टल सिस्टम में 2 टाइप्स की क्रिस्टल्स होती हैं। पहली हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स और दूसरी हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स। नेक्स्ट सिस्टम है हेक्सागोनल सिस्टम। इस सिस्टम की शेप हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस तरह की क्रिस्टल होती है। अब इसमें जो टॉप साइड्स हैं, अगर हम इनको इस तरह से नेमिंग असाइन कर दें कि लेट्स से ये साइड ए, बी, सी, डी, ई और एफ हैं, तो ये तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ए, बी, सी, डी, ई और एफ ये इक्वल होती हैं, लेकिन अगर इस साइड को हम जी कहें तो इसका इक्वल होना लाजमी नहीं है, तो हम इसको बाकी सबके इक्वल नहीं कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो एंगल बनते हैं इस जगह के ऊपर, ये 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, जबकि ये वाले जितने भी एंगल्स हैं ये सारे के सारे 120 डिग्री के होते हैं। सो इस वजह से इस क्रिस्टल को हम हेक्सागोनल सिस्टम कहते हैं। इसमें यहाँ पे जो एंगल्स अल्फा और बीटा हैं ये आपस में इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के हैं। लेट्स से ये एंगल अल्फा का है और यहाँ पे बन रहा एंगल बीटा कहलाता है, ये 90 डिग्री के हैं, जबकि ये तमाम एंगल्स जो 120 डिग्री के हैं उन्हें गैमा लिखा जा रहा है, और गैमा की वैल्यू कितनी है? ये 120 डिग्री के इक्वल है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हैं, लेकिन गैमा इनके इक्वल नहीं है। इसके अलावा अगर हम इस क्रिस्टल में ये वाला पोर्शन कंसीडर करें, तो इस साइड के हिसाब से हम सिर्फ 2 साइड्स डिस्कस करेंगे कि जो साइड्स ए और बी हैं ये आपस में इक्वल हैं, लेकिन जो साइड सी है उसका इनके इक्वल होना लाजमी नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल क्यूबिक। दैट मीन्स सिर्फ इन 8 एजेस के ऊपर ही एटम्स मौजूद होंगे। अगर हम सिर्फ इस क्यूब को देखें, पूरे हेक्सागोन को ना देखें, और बॉडी के सेंटर पे या बेस के सेंटर्स पे या फिर फेस के सेंटर्स पे कोई एटम मौजूद नहीं होगा। सो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हेक्सागोन की 6 साइड्स आपस में इक्वल हैं, लेकिन जो 7th साइड है वो इनके इक्वल नहीं है, और 2 एंगल्स 90 डिग्री के बन रहे हैं, जबकि तीसरा एंगल जिसे कलेक्टिवली गैमा कहा गया है वो 120 डिग्री के इक्वल होता है। जो साइड्स ए, बी, सी, सी, डी या फिर डी, ई या फिर ई, एफ के दरमियान में बन रहा होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्राइगोनल सिस्टम। इसे रोम्बोहेड्रल सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में 3 साइड्स ए, बी और सी आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गैमा ये एक दूसरे के इक्वल होने के बावजूद 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। इसकी क्रिस्टल कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी।
इस तरह से ये सिस्टम बनेगा। इसमें साइड्स ए, बी और सी आपस में इक्वल हैं। इसके अलावा ये एंगल अल्फा, बीटा और गैमा ये भी आपस में इक्वल हैं, लेकिन इनमें से कोई 90 डिग्री का इक्वल नहीं है। इस तरह की क्रिस्टल्स के अंदर कितनी टाइप की क्रिस्टल्स होती हैं? सिर्फ एक ही टाइप की क्रिस्टल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके बाद अब जो नेक्स्ट सिस्टम है जिस पे हमने डिस्कशन करनी है वो है रोम्बिक या फिर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। इस सिस्टम में कोई साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, लेकिन जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गैमा ये आपस में इक्वल होते हैं एक दूसरे के, और 90 डिग्री के इक्वल भी होते हैं। इस क्रिस्टल को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि साइड्स ए, बी और सी आपस में इक्वल नहीं हैं, लेकिन जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गैमा ये आपस में इक्वल भी हैं और 90 डिग्री के भी इक्वल हैं। रोम्बिक या फिर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम्स में 4 तरह की क्रिस्टल्स होती हैं: सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बेस सेंटर्ड क्यूबिक और इसके अलावा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम्स। नेक्स्ट जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो है मोनोक्लिनिक सिस्टम। इस सिस्टम्स में 3 साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। इसके अलावा अल्फा और बीटा साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं और 90 डिग्री के भी इक्वल होती हैं, लेकिन थर्ड एंगल गैमा इनके इक्वल नहीं होता और ना ही वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो इस क्रिस्टल को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब इस क्रिस्टल सिस्टम में ए, बी और सी साइड्स आपस में इक्वल नहीं हैं, लेकिन जो एंगल्स हैं अल्फा और बीटा वो आपस में इक्वल हैं और 90 डिग्री के इक्वल हैं, लेकिन जो थर्ड एंगल है गैमा वो ना ही 90 डिग्री का है ना ही इनके इक्वल है। इस क्रिस्टल सिस्टम में 2 तरह की क्रिस्टल्स होती हैं, जिनमें पहली क्रिस्टल है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स और नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। सो हमने यहाँ पे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है उसको मजीद सिस्टम्स में डिवाइड करके 14 क्रिस्टल सिस्टम बना लिया है। ज़रा इसको लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में कितनी टाइप की क्रिस्टल्स होती हैं? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स। फिर नेक्स्ट टाइप है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में सिर्फ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होती है। नेक्स्ट है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स मौजूद होती हैं। सो नेक्स्ट है हेक्सागोनल सिस्टम। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मौजूद होता है। नेक्स्ट है ट्राइगोनल या फिर रोम्बोहेड्रल सिस्टम। इसके अंदर भी सिर्फ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मौजूद होता है। फिर जो नेक्स्ट टाइप है जिसे हम रोम्बिक या फिर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम का नाम देते हैं।
ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बेस सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, दैट मीन्स तमाम ही क्रिस्टल्स मौजूद होती हैं। और जो लास्ट हमारा क्रिस्टल सिस्टम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोनोक्लिनिक सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम जरा काउंटिंग कर लें इनकी, तो ये है नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे अगर हम इनकी फर्दर टाइप से डील करें तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम 14 क्रिस्टल सिस्टम्स में डिवाइड हो जाता है। किस तरीके से? ये है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन है पेज 141 की। डिस्क्राइब किया गया है द मशीन यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द वे द एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल वेरीज विद द फोर्स स्ट्रेचिंग इट। दैट मीन्स अगर हमें फाइंड करना हो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन डीफॉर्म्ड मटेरियल तो ये मशीन खुद ही डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करती है और खुद ही एक्सटेंशन जनरेटेड इन लेंथ इन वायर को मेजर करती है और आसानी से इसमें स्टोर्ड एनर्जी फाइंड आउट की जा सकती है। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन पेज 143 की है। डिस्क्राइब किया गया है ग्लास इज आल्सो नोन एज सॉलिड लिक्विड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड एज इन लिक्विड बट फिक्स्ड इन देयर रिलेटिव पोजीशंस। तो ये बात बताई गई है कि एमॉर्फस या फिर ग्लासी सॉलिड्स में जो एटम्स की अलाइनमेंट है वो इस तरह से होती है कि कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं बनता और जिस तरीके से किसी लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और अगर उनकी इंस्टेंटेनियस पिक्चर खींच ली जाए तो वो उनके एटम्स की अलाइनमेंट या फिर इरेगुलर अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन है पेज 147 की। डिस्क्राइब किया गया है डू यू नो सुपरकंडक्टर्स आर एलॉयज that at certain temperatures conduct electricity with no resistance। तो सुपरकंडक्टर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन पेज नंबर 148 की है। फॉर योर इंफॉर्मेशन एक सर्टन डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है जिनका नाम है स्क्विड्स। और सुपरकंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड सच एज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेन। तो इन्फॉर्मेशन के तौर पे है, बस आपको नाम और फंक्शन याद होना चाहिए इसका। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 149 की गिवन है डू यू नो magnets made out of organic materials could be used in optical discs and components in computers, mobile phones, TVs, motors, generators and data storage devices. Circuits can make use of ceramic magnets that do not conduct electricity। तो यहाँ पे magnets के uses के बारे में बताया जा रहा है कि magnetic materials ऐसे जो कि किसी स्टोरेज डिवाइस में यूज़ हो सकते हैं या फिर ऐसी स्टोरेजेस जो कि मैग्नेटिक नहीं हैं लेकिन उनमें भी किसी ना किसी कंपोनेंट में मैग्नेटिक डिवाइसेस यूज़ हो सकते हैं। यहाँ तक हमने बुक में दी गई साइड इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया। ऐसी साइड इन्फॉर्मेशन जो हमने किसी टॉपिक में डिस्कस नहीं की। अब हम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और एग्जाम्पल है 17.1। स्टेटमेंट दी गई है अ स्टील वायर 12 मिलीमीटर इन डायमीटर इज फास्टनड टू अ लॉग and is then pulled by tractor. The length of steel wire between the log and the tractor is 11 meter. A force of 10,000 Newton is required to pull the log. Calculate the stress in the wire and the strain in the wire. How much does the wire stretch when the log is pulled? और Young's modulus की वैल्यू गिवन है that is 200 into 10 to the power 9 Newton per meter square। हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं गिवन डेटा की। इसमें सबसे पहले क्या गिवन है डायमीटर ऑफ द वायर। सो हम यहां पे लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ द स्टील वायर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू
12 मिलीमीटर और d इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻³ मीटर। मिली की जगह पे हमने 10⁻³ पुट कर दिया है। उसके बाद लेंथ ऑफ वायर गिवन है 11 मीटर। सो यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर इट इज 11 मीटर। उसके बाद है अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल द लॉग। सो फोर्स required to pull the log is equal to F is equal to 10,000 newtons. Calculate stress in wire and strain in the wire. How much does the wire stretch when the log is pulled? और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू गिवन है, सो यहाँ पे लिख देते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील। इसके लिए सिंबल ई लिखा गया है, हम भी ई लिख लेते हैं, वरना वाई भी सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। तो वैल्यू है 200 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड है स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द वायर is equal to sigma is equal to question mark and strain produced in the wire epsilon is equal to question mark। और फिर है elongation produced in the wire delta L। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हियर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो सिग्मा इज इक्वल टू एफ ओवर pi r square and radius is equal to d/2, so sigma is equal to f over pi और r की जगह पे क्या लिखा जाएगा d/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स f over pi d square by 4। अब जो टर्म डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमरेटर में चली जाती है। सो क्या लिखा जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 4f over pi d square। Now by substituting the values we get sigma is equal to 4 times फोर्स कितनी है 10,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय पाई और डायमीटर की वैल्यू कितनी है 12 मिलीमीटर या 12 इंटू 10⁻³ मीटर और इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर होगा 88479473 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जा सकता है 88.479 इंटू 10⁻, कितने प्लेसेस मूव कर दिया मैंने डेसिमल को 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फर्दर हम इसे लिख सकते हैं 88.48 मेगा पास्कल, जहां पे ये टर्म मेगा और ये टर्म मिलके पास्कल्स के इक्वल लिखी गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेन की तरफ। यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेन। अब हम यहाँ पे स्ट्रेन का एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि E इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल के फॉर्मूला में सिर्फ इनिशियल लेंथ नोन है, ना ही डेल्टा एल और ना ही एक्सटेंशन की वैल्यू पता है। इसलिए हम यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। लिखते हैं यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी
E is equal to sigma by epsilon. रीअरेंजिंग, एप्सिलन किसके इक्वल आएगा? सिग्मा बाय ई के इक्वल। अब सिग्मा की वैल्यू 88.48 मेगापास्कल्स हमने फाइंड आउट की थी, सो यहां पे लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट एप्सिलन इज इक्वल टू 88.48 इंटू 10⁻6 पास्कल्स, और जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है स्टील के लिए वो है 200 इंटू 10⁻9 पास्कल्स। सो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा ऑलमोस्ट 4.4 इंटू 10⁻⁻4। यूनिट्स ऊपर तले कैंसल आउट हो जाएंगे, सो कोई यूनिट्स नहीं होते स्ट्रेन के। इसके अलावा अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ यूजिंग द एक्सप्रेशन for strain, E is equal to delta L by L। इसको रीअरेंज कर लीजिए एक्सटेंशन फाइंड आउट करने के लिए। सो लिखिए रीअरेंजिंग, ये टर्म इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो एक्सप्रेशन बन जाएगा EL इज इक्वल टू डेल्टा L, और डेल्टा L इज इक्वल टू एप्सिलन टाइम्स L। नाउ बाय substituting the given values we get delta L is equal to 4.4 into 10⁻⁻4 times 11 मीटर। सो डेल्टा L का आंसर होगा 4.84 into 10⁻³ मीटर और 4.84 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे बनेगी रिजल्ट की। रिजल्ट में डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में हम इन बातों को बता देंगे। द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द वायर इज 88.48 megapascals that produces a strain of 4.4 into 10⁻⁻4 in the wire. This strain corresponds to an extension of 4.84 millimeter in the wire. So इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर देना है। So dear students, ये थी साइड इन्फॉर्मेशंस और इसके अलावा एग्जाम्पल न्यूमेरिकल 17.1। Until the next lecture, खुदा हाफिज।